नमस्कार मित्रों, YouTube चैनल के इस खास वीडियो में मैं आप सभी का स्वागत करता हूं। काफ़ी लोगों के मन में उलझन होती है कि स्टॉक मार्केट से पैसा कैसे बनाया जाए, पैसा कैसे कमाया जाए। और इस उलझन को लेकर काफ़ी सारे YouTube के वीडियोज़ वो खंगालते रहते हैं। आजकल तो काफ़ी टीवी पर भी बहुत सारे वेबिनार्स आते हैं, बहुत सारे लोगों की सलाह वो लेते हैं। लेकिन यार एक उलझन मन में बरकरार रहती है कि मुझे कौन-सी ऐसी पढ़ाई करनी चाहिए, कौन सा ऐसा विषय की मुझे जानकारी लेनी चाहिए ताकि मैं मार्केट में पैसा बना सकूँ। मित्रों, इस उलझन को हम लोग आज आपका आप आपकी उलझन को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। तो आज के इस खास वीडियो का जो टाइटल है, वो बहुत ही खास है, फंडामेंटल वर्सेस टेक्निकल एनालिसिस। शुरू करते हैं मित्रों। पहला जो रास्ता है स्टॉक मार्केट से पैसा बनाने का, वो रास्ता है इनसाइडर ट्रेडिंग। और बहुत सारे लोगों की ये धारणा होती है कि बस जैसा इनसाइड न्यूज़ की वजह से, इनसाइड टिप्स की वजह से हम लोग मार्केट पैसा बना सकते हैं। अभी इनसाइडर न्यूज़ या टिप्स क्या होती है? मान लीजिए कि आपकी कुछ खास कॉन्टैक्ट्स है मिनिस्ट्री में या फिर आपके इंडस्ट्री में मैनेजमेंट के साथ कुछ पहचान है या आपको कुछ खास टिप है प्रोडक्ट के बारे में या सर्विसेज के बारे में, तो उसकी जानकारी अगर आपको पहले से है, तो आप हरकत में पहले से हरकत में आके आपका ट्रेड आप इनिशिएट कर सकते हैं और मार्केट में पैसा बना सकते हैं। जैसा कि एक एग्जांपल के तौर पर मैं आपको बता रहा हूँ, ग्लेनमार्क फार्मा का जो एक हुआ था, अभी उन लोगों ने एक वैक्सीन मार्केट में रिलीज़ किया और जैसे ही मार्केट में उनकी न्यूज़ आई वैक्सीन रिलीज़ की, तो शेयर की प्राइस जो है, वो 20, 25, 30% तक मार्केट में बढ़ गई थी। तो ये जानकारी अगर पहले से आपको होती, तो आप पहले से लॉन्ग ट्रेड लेते और अच्छा खासा पैसा कमा सकते थे। तो ये जो जानकारियाँ होती है, ये एक तरीके से इंडिया में एक इल्लीगल ट्रेड भी माना जाता है। सेबी का काफ़ी सख्त रवैया इन ट्रेड्स के ऊपर होता है। इन सारी हरकतों के ऊपर सेबी का काफ़ी सख्त नज़रिया होता है। और ये जो जानकारी है इनसाइडर न्यूज़ जिसको हम बोलेंगे, या तो ये रिलायबल नहीं होती, आपका सोर्स कैसा है, इसके ऊपर वो सारा डिपेंड करता है। और ये जो जानकारी है, ये आपको बार-बार तो कभी नहीं मिलेगी। और ये जानकारी रिटेल इन्वेस्टर इन्वेस्टर तक पहुँचती भी नहीं है। तो ये जो ज़रिया है मार्केट में पैसा बनाने का, ये बिल्कुल हमारे काम में नहीं आएगा। तो दूसरा कौन-सा ज़रिया है, जिसके ज़रिए हम लोग मार्केट में पैसा बना सकते हैं? तो चलिए दूसरे मुद्दे की बात हम लोग अभी शुरू करते हैं। जैसे कि आप देख पा रहे हैं, फंडामेंटल एनालिसिस। फंडामेंटल एनालिसिस क्या-क्या है, ये हम लोग अगले स्लाइड में बिल्कुल देखेंगे। और तीसरा तरीका है दोस्तों, टेक्निकल एनालिसिस। तो ये 3 ही तरीके मार्केट में है, जिसकी हमें जिस तरीके से, जिस रास्ते से हमको मार्केट में एक पुख्ता पैसा लंबे तौर पर या लॉन्ग टर्म में बना सकते हैं। तो चलिए हम लोग देखते हैं फंडामेंटल एनालिसिस। मित्रों, फंडामेंटल एनालिसिस के 2 हिस्से होते हैं। या तो क्वालिटेटिव एनालिसिस करके हम लोग पैसा बना सकते हैं और एक होता है क्वांटिटेटिव एनालिसिस। तो ये सारा डेटा हमें कलेक्ट करना है और उस डेटा का एनालिसिस करके हमें एक पुख्ता व्यू या फिर बेचना है या खरीदना है। ये 2 चीज़ें हमको फंडामेंटल एनालिसिस से मिलने वाली है। चलिए दोस्तों, हम लोग फंडामेंटल एनालिसिस के जो भी फैक्टर्स है उन सब की चर्चा अभी करेंगे। तो एक पहला जो अहम फैक्टर होता है, उसका नाम है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। जैसा कि आप सबको जानकारी होगी, फाइनेंशियल स्टेटमेंट 3 हिस्सों में बँटता है। या तो हमारी बैलेंस शीट है, उसके बाद में प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट है और उसके बाद आता है कैश फ्लो स्टेटमेंट। प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट तो हर 3 महीने बाद भी कंपनी अपने रिजल्ट्स डिक्लेयर करती है। तब भी आपको वो सब वो सब जानकारी आप सभी को मिल जाती है। दूसरा जो फैक्टर है दोस्तों, वो है यूएसडी आईएनआर, या जिसको हम बोलेंगे एक्सचेंज रेट। ये काफ़ी हद तक उन कंपनियों को प्रभावित करता है जो कंपनियाँ इम्पोर्ट और एक्सपोर्ट का के ऊपर उनका बिज़नेस निर्भर होता है। तीसरा जो फैक्टर है, वो मैनेजमेंट। मैनेजमेंट और मैनेजमेंट की क्वालिटी कैसी है? क्या मैनेजमेंट का ट्रैक रिकॉर्ड अच्छा है? क्या मैनेजमेंट सब मतलब कंसिस्टेंटली एक अच्छे ट्रैक रिकॉर्ड के साथ कंपनी को ग्रो कर रही है? और चौथा जो फैक्टर है वो है क्रूड ऑयल। क्रूड ऑयल एक बहुत ही ज्वलंत विषय है और ये काफ़ी सारे सेक्टर्स को प्रभावित करता है। और जैसे कि क्रूड ऑयल की भी कीमतें रात-दिन कम-ज़्यादा होती रहती है। क्रूड ऑयल के ऊपर भी आपका ध्यान होना चाहिए एज़ अ फंडामेंटल एनालिस्ट। उसके बाद में आता है
मार्जिन्स, बिजनेस के जो मार्जिन्स है, ये तो बिल्कुल तय है कि जो बिजनेस अच्छे खासे मार्जिन के साथ काम कर रहे हैं, वो इन्वेस्टर के लिए एक अच्छी वेल्थ क्रिएट करेंगे दोस्तों। प्रोडक्ट क्वालिटी अगर अच्छी होगी तो कंपनी मार्केट में टिक पाएगी, और प्रोडक्ट क्वालिटी का बेंचमार्किंग भी आप बाकी जो कॉम्पिटिटर कंपनियां हैं उनके अगेंस्ट कर सकते हैं। उसके बाद में आएगा कंपटीशन। कंपटीशन का एक अच्छा खासा उदाहरण हम लोगों ने ये पिछले 2-3 सालों में देखा। जब से जियो का लॉन्च हुआ, जब से जियो ने अपनी सर्विसेज स्टार्ट की, रिलायंस इंडस्ट्रीज का जियो एक प्रोडक्ट है। और जब से जियो ने अपने सर्विसेज लॉन्च किए, काफी प्लेयर जो नामी गिरामी प्लेयर इंडस्ट्री में थे, धाराशायी हो गए। और जब अभी तक केवल एयरटेल और आइडिया कुछ हद तक मार्केट में बचा हुआ है। तो दोस्तों, कंपटीशन का असर आप देख सकते हैं। जब कंपटीशन बहुत ज्यादा तगड़ी हो जाती है तो प्रॉफिट के मार्जिन्स बहुत थिन होने शुरू हो जाते हैं। बहुत छोटे मार्जिन्स के ऊपर कंपनियां काम करती है। चलिए अगला फैक्टर देखते हैं। उसके बाद आएंगे इंटरेस्ट रेट्स। जैसे कि आपको पता है, इंटरेस्ट रेट भी चेंज होते रहते हैं। हमारे देश की जो अपेक्स बैंक है, आरबीआई, वो रेट ऑफ इंटरेस्ट तय करती है लेंडिंग और बोरोइंग के। और रेट ऑफ इंटरेस्ट जो होते हैं वो भी कई सेक्टर्स की दशा तय करते हैं। चलिए दोस्तों, और एक फैक्टर के ऊपर हम लोग बात करेंगे। जैसे टैक्सेस होता है, गवर्नमेंट के टैक्सेस है, वो भी है। उसके बाद में गवर्नमेंट की पॉलिसीज है, गवर्नमेंट का इंटरवेंशन है। काफी से ज्यादा सेक्टर जो है वो इन गवर्नमेंट की पॉलिसीज से प्रभावित होते हैं। ग्लोबल मार्केट्स हम लोग पे आइसोलेशन में काम नहीं कर रहे हैं। आजकल हम लोग सारी ग्लोबल इकोनॉमी एक दूसरे के साथ में जुड़ी हुई है और एक दूसरे के ऊपर निर्भर करती है। उसके बाद में आता है आपका रॉ मटेरियल के प्राइसेस, कमोडिटी प्राइसेस। कमोडिटी प्राइसेस अगर ऊपर नीचे होने लगे तो धंधे के मार्जिन्स या धंधे का जो ये है, बिजनेस का जो ये कह सकते हैं हम लोग प्रॉफिट मार्जिन्स, वो काफी ज्यादा प्रभावित होंगे। उसके बाद आएगा जियो पॉलिटिकल सिचुएशन। देश में अगर जियो पॉलिटिकल सिचुएशन अच्छी होगी तो कंपनी अच्छा काम कर पाएगी। एक स्टेबल गवर्नमेंट होना बहुत जरूरी है। उसके बाद में आएगा कॉर्पोरेट एक्शन। बहुत सारे कॉर्पोरेट एक्शन कंपनियां डिक्लेयर करती है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की मीटिंग लेती है, उसमें तय होता है। बहुत सारी कॉर्पोरेट एक्शन आप देखते हैं। उसके बाद में लास्ट में जो फैक्टर है वो फैक्टर है अनफोर्सिन इंस्टेंसेस। ये क्या है? मान लीजिए कि ऐसा कोई इंस्टेंस जिसकी वजह से जो आपने कभी सोचा भी न था, उस फैक्टर की वजह से आपका जो बिजनेस है वो इम्पैक्ट हो रहा है। जैसे कि आजकल हम लोग सभी कोरोना या फिर कोविड-19 के एपिडेमिक से सभी लोग प्रभावित है, सभी बिजनेसेस प्रभावित है। और एक धंधे को एक अच्छा खासा सेटबैक या अच्छी खासी चोट इस महामारी की वजह से दिखाई दे रही है। ओके, तो मित्रों, इतने सारे फैक्टर्स एज अ फंडामेंटल एनालिस्ट, इन सब का ज्ञान आपको होना जरूरी है। और अगर आप देखेंगे तो जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स है, जो नंबर्स है, जिसको हम लोग क्वांटिटेटिव एनालिसिस बोलते हैं, उसके लिए थोड़ा सा कॉमर्स का आपका बैकग्राउंड होना भी जरूरी है। और इतने सारे कई फैक्टर्स है कि ये भी हो सकता है ना कि आप अगर फंडामेंटल एनालिसिस कोई स्टॉक का, मार्केट का कर रहे हो, तो सारे फैक्टर आप एक साथ ना लो, कुछ फैक्टर्स को आप नजरअंदाज कर दो। तो ये भी अच्छी खासी एक संभावना किसी भी एनालिस्ट के साथ में है। और एज अ रिटेल इन्वेस्टर इन सारी इन सारे फैक्टर्स की जानकारियां हमको कम ही होती है। तो मित्रों, बहुत सारे ड्रॉबैक्स इस फंडामेंटल एनालिसिस के हैं। और जैसे कि ये जो सारे फैक्टर्स है, इनको एनालाइज करने के लिए आपको 3 चीजें चाहिए। या तो आपको डेटा चाहिए, और उसके बाद में टाइम चाहिए, और उसके बाद स्किल्स चाहिए। और ये स्किल्स अमूमन एज ए रिटेल इन्वेस्टर हमारे पास नहीं होते। और हम लोग टुकड़ों टुकड़ों में इसका एनालिसिस करते हैं। और इसका ये भी कई बार हो जाता है कि हम लोग कुछ फैक्टर्स इसमें से मिस कर जाए या फिर इंटरप्रेट करने में गलती कर जाए, तो ये काफी हद तक इसकी संभावना है। तो और ये भी कई बार होता है कि जो 2 या 3 फंडामेंटल एनालिस्ट है, उनकी अलग अलग राय होती है। ये काफी सब्जेक्टिव है। काफी सारे ब्रोकिंग हाउसेस, उनके रिसर्च रिपोर्ट आते हैं, ये लंबे चौड़े पन्ने होते हैं, उसमें डायग्राम्स होते हैं, पाई डायग्राम्स, फलाना डायग्राम, ये स्टेटमेंट। तो ये सारी चीजें हमको देखने में मिलती है।
और फंडामेंटल एनालिसिस कभी आपको रिस्क एड्रेस नहीं करता है, वो कभी आपको स्टॉप लॉस नहीं बताएगा और ना ही आपको एंट्री प्राइस बताएगा। दोस्तों, इतने सारे जो फैक्टर्स है उनकी वजह से एक ही चीज बनती है, उसका नाम है प्राइस। तो चलिए हम लोग थोड़ा सा एक कंपैरेटिव एनालिसिस फंडामेंटल और टेक्निकल एनालिसिस का बखूबी ढंग से करने की कोशिश करेंगे। तो क्या है फंडामेंटल, इतने भी जो भी फैक्टर्स मैं सारे आपको दिखा रहा हूँ, ये सारे कॉजेस है, ये सारे कारण है। इन कारणों की वजह से मार्केट में प्राइस बनती है। इतने सारे कारण प्राइस बनने के पीछे होते हैं और हमें जो टर्मिनल पर केवल हम लोग प्राइस ट्रेड करते हैं, ना ही किसी को पता होता है कि ये प्राइस क्यों बनी है, किसने बनाई है और ऐसे कौन से रीजंस है जिसकी वजह से प्राइस बनी है। ओके दोस्तों, तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं। और इन सभी का, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया, इन सभी का जो परिणाम होता है, इन सारे कॉजेस का, उसका इफेक्ट एक ही होता है और वो होता है प्राइस। और हम सारे लोग, DII से लेके FII से लेके सारे लोग, हाउस वाइफ से लेके रिटायर्ड कोई एम्प्लॉय से लेके, हम सारे लोग एक ही चीज मार्केट में ट्रेड करते हैं, उसका नाम है प्राइस। ओके, तो दोस्तों, मार्केट में बायर, आपको जैसे पता होगा कि बायर और सेलर के बीच में प्राइस तय होती है और सौदा तय होता है, उसे हम ट्रेड भी बोलते हैं। ओके, या तो हम लोग रिटेल इन्वेस्टर को ट्रेड करते हैं, उसके बाद में HNIs है, हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल्स है, उसके बाद में DIIs है और उसके बाद में FIIs है। DIIs मतलब डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स और FIIs का मतलब होता है फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स। तो जैसे कि आपको बिल्कुल अभी ध्यान में आ चुका होगा कि इनमें सबसे जो अनइन्फॉर्म, तुक्का मारने वाला जो वर्ग है, वो रिटेल इन्वेस्टर है। और रिटेल में कौन आता है? हम सभी लोग। इसमें हाउसवाइफ है, स्टूडेंट्स है, उसके बाद में रिटायर्ड पर्सनल्स है, बिजनेसमैन है जो नौकरी करते हैं, या फिर हम अनएम्प्लॉयड यूथ है, बहुत सारे लोग, हम लोग रिटेल कैटेगरी में आते हैं। तो इनके लिए बहुत मुश्किल है कि फंडामेंटल एनालिसिस के इन सारे टुकड़ों को जोड़कर उसका सही ढंग से अर्थ लगाए और अपना ट्रेड ले ले। अब ट्रेड दो ही प्रकार के होते हैं, या तो हम लोग बुलिश होते हैं, तब हम लोग लॉन्ग ट्रेड लेते हैं, पहले हम लोग बाय करेंगे और उसके बाद सेल करेंगे। तो दूसरा ट्रेड होता है शॉर्ट ट्रेड। शॉर्ट ट्रेड का मतलब क्या हुआ? पहले सेल करना और उसके बाद बाय करना। तो दोस्तों, ये दो ही प्रकार के ट्रेड हम लोग मार्केट में लेते हैं। जैसा हमें लगता है कि कोई ट्रेड में या कोई स्टॉक में काफी ज्यादा मंदी के लक्षण दिखाई दे रहे हैं, तो उस टाइम हम लोग शॉर्ट ट्रेड करेंगे। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। सो व्हाट इज टेक्निकल एनालिसिस? टेक्निकल एनालिसिस इज अ स्टडी ऑफ प्राइस। तो इन सारे जो 15, 20, 25 जितने भी घटक है फंडामेंटल के, उन सभी का परिणाम एक ही होता है और वो है सिंगल प्राइस। तो हम सभी को अगर प्राइस रीड करना आ गया, प्राइस का एनालिसिस आ गया, तो हम लोग अच्छे खासे एक अच्छे ट्रेडर मार्केट में बन सकते हैं, एक अच्छे इन्वेस्टर हम लोग मार्केट में बन सकते हैं। काफी सारी जो उलझने हैं या फिर धारणाएं हैं, गलत धारणाएं मार्केट में, वो ऐसी भी है कि जो इन्वेस्टर है उसको टेक्निकल एनालिसिस की जरूरत नहीं है। ये बिल्कुल गलत है। ये पुराने जमाने में था, आज के जमाने में टेक्निकल एनालिसिस हर किसी को लगता है, चाहे वो इन्वेस्टर हो, चाहे ट्रेडर हो, कुछ भी हो, आपका प्रोफाइल कुछ भी हो। ओके दोस्तों, चलिए, अगर टेक्निकल एनालिसिस में, जैसा आप देख पा रहे हैं, ये चार्ट्स है, कैंडलस्टिक चार्ट्स है और ये चार्ट अपवर्ड ट्रेंड में है। आप देख पा रहे हो, ये थोड़ा सा ये स्टॉक साइडवेज गया और उसके बाद उसने फिर से अपवर्ड ट्रेंड अपना लिया। ओके, तो अगर कोई कंपनी अच्छा कर रही है, if it is really fundamentally good, so prices will go up like this in zigzag manner. It will go in a uptrend. Okay, so टेक्निकल एनालिसिस आपको सिंपली बता देगा कौन कौन सी कंपनी अच्छा कर रही है और कौन सी कंपनी बुरा बुरा कर रही है। चलिए, अभी जो कंपनियां बुरा कर रही है, जो कंपनी बुरा परफॉर्म कर रही है, उस कंपनी का डाउन ट्रेंड शुरू हो जाता है।
और इसके उदाहरण आप सबको पता है, येस बैंक है, DHFL है, आरकॉम है, बहुत सारी कंपनियां जो पिट चुकी है, बिजनेस में पिट चुकी है। इंडिया बुल्स हाउसिंग है, टाटा मोटर्स भी काफी पिट चुका था, अभी थोड़ा सा स्टेबल हो रहा है टाटा मोटर्स। ओके, तो आपको केवल ट्रेंड देख के कौन सी कंपनी अच्छा कर रही है, बुरा कर रही है, ये आपको टेक्निकल एनालिसिस के चार्ट्स बखूबी बता देते हैं। मान लीजिए कि मारुति का स्टॉक है और मारुति का ट्रेंड है, और मारुति में आप केवल ट्रेंड देखकर, ट्रेंड का आइडेंटिफिकेशन करके भी अच्छा खासा पैसा कमा सकते हो। हालांकि आपको ये जानकारी नहीं कि मारुति कौन सा प्रोडक्ट बना रही है, जैसे वेपर्स बना रही है, बाकी क्या बना रही है, आपको कोई कोई लेना देना नहीं है। केवल कंपनी की साइज थोड़ी सी बड़ी होनी चाहिए और कंपनी अच्छा कर रही है, ये प्रिंट होके आएगा चार्ट्स पर, और आपको केवल ट्रेड करना है प्राइस, दैट्स इट। ओके, चलिए हम लोग अभी थोड़ा सा डिफरेंस देखते हैं और एक कंपैरेटिव, एक स्टडी करने की कोशिश करेंगे फंडामेंटल और टेक्निकल में क्या डिफरेंस है। ये जो पहला फैक्टर है, और टेक्निकल एनालिसिस काफी सिंपल है, काफी इंटरेस्टिंग, कई सालों से मैं टेक्निकल कर रहा हूँ, कई सालों से टेक्निकल के थ्रू एक अच्छा खासा पैसा मेरे स्टूडेंट और मैं, हम सभी बना रहे हैं। और उसके बाद में फंडामेंटल में बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं, और टेक्निकल में केवल एक सिंगल फैक्टर होता है जिसका नाम होता है प्राइस। ओके दोस्तों, और जैसा कि मैंने बताया, पहले भी आपको बताया कि फंडामेंटल एनालिसिस एक सब्जेक्टिव स्टडी है। काफी लोग, काफी लोगों की स्टडी में डिफरेंस आता है, लेकिन ये जो स्टडी है टेक्निकल एनालिसिस, ये काफी ज्यादा कॉन्क्रीट है। बहुत कम अंतर आप लोग दो टेक्निकल एनालिसिस के जो भी जिनके जो चार्ट्स है और जिनका जो प्रेडिक्शन है उसमें होगा, आपको दिखाई देगा। फंडामेंटल एनालिसिस की जो खबरें है, छोटे स्टॉक में हर दिन आती नहीं है, बड़ी कंपनियों में भी हर रोज एक दो दिन में खबरें आती रहती है, बट वो इतनी पुख्ता खबरें नहीं होती या बड़ी खबरें नहीं होती। ओके, जो बड़ी कंपनी है उसमें बड़ी खबरें आती रहती है। ओके, और जो कंपनियां हैं उनका एनुअल रिजल्ट आता है, क्वार्टरली रिजल्ट भी आता है, या फिर जो कंपनी ऑटो कंपनीज है उनका मंथली सेल्स फिगर भी आ जाता है। तो तब तक हमें रुकना पड़ेगा। ओके, लेकिन टेक्निकल एनालिसिस में आप 1 मिनट से लेके 1 साल तक उस कंपनी का एनालिसिस कोई भी टाइम फ्रेम पर बिल्कुल अच्छे तरीके से कर सकते हैं। समझ रहे हैं मेरी बात आप दोस्तों? ओके, और फंडामेंटल एनालिसिस का एक जो नजरिया होता है, जो व्यू होता है, वो लॉन्ग टर्म होता है। ओके, लेकिन टेक्निकल एनालिसिस जैसा कि बहुत बड़ी एक एक मिसअंडरस्टैंडिंग मार्केट में जो है टेक्निकल एनालिसिस के बारे में, वो ये है कि केवल शॉर्ट टर्म होता है। ऐसा बिल्कुल नहीं है दोस्तों। टेक्निकल एनालिसिस को लेकर भी आप कोई भी स्टॉक या मार्केट का एनालिसिस लॉन्ग टर्म पर कर सकते हैं, और लॉन्ग टर्म आपका व्यू बना सकते हैं। एज ए इन्वेस्टर या शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर, शॉर्ट टर्म ट्रेडर आप कर सकते हो। ओके, फंडामेंटल एनालिसिस आपको बिल्कुल स्टॉप लॉस के बारे में कोई जानकारी नहीं देता। ओके, लेकिन टेक्निकल एनालिसिस आपको पुख्ता, एकदम प्रिसाइज एंट्री, एग्जिट, ट्रेलिंग स्टॉप लॉस, सारी चीजें आपको दे देता है। तो सबसे अहम जो एक डिफरेंस है, एक वो है कि टेक्निकल एनालिसिस एड्रेस रिस्क, ये रिस्क को एड्रेस करता है। ओके, और फाइनेंस बैकग्राउंड होने की जरूरत है टेक्नो फंडामेंटल एनालिसिस को, लेकिन हमें यहाँ कोई फाइनेंस बैकग्राउंड जरूरी होने की जरूरत नहीं है। एक कॉमन सेंस की जरूरत है और थोड़ा सा पढ़ाई करने की जरूरत है टेक्निकल एनालिसिस। थैंक यू सो मच दोस्तों।